नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सामाजिक या व्यक्तिगत विकास या फिर आर्थिक सबलता, इसमें से कुछ भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बिना शिक्षा की। और हमारे राज्य में शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है और यह स्थिति और भी दयनीय है जब हम महिलाओं और आदिवासियों की शिक्षा की बात करते हैं। हमारे राज्य का जो अक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत अक्षरता दर से भी कम है। ऐसे में आदिवासियों की शिक्षा को लेकर के जो चुनौतियां हैं, जो बहुत आसानी से समझ में आती हैं, पहली तो भाषा की चुनौती है। इसके अलावा एक तो सुदूर इलाकों में स्कूल नहीं है, यदि स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। ऐसे में ये समस्याएं तो समझ में आती हैं, पर समाधान क्या है? आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि ना ही सिर्फ इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं, बल्कि खुद इस समस्या के समाधान का हिस्सा हैं। ये 3 वर्षों से सतत प्रयास करके पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर आदिवासी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, उनकी ना ही सिर्फ उपस्थिति को बढ़ाया है, बल्कि वहाँ की शिक्षा स्थिति को भी सुधारा है। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नवीन कुमार। तो चलिए चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको भी नमस्कार मैम। इससे पहले कि आपने आदिवासियों की शिक्षा को लेकर के राज्य में जो काम किया है, हम उस पर चर्चा करें। सबसे पहले तो इस समस्या की गंभीरता को समझना चाहते हैं कि आदिवासियों की जो स्थिति है शिक्षा को लेकर के, वो हमारे राज्य में कैसी है। सबसे पहले तो बात मैम ये कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ के विधानसभा और कल कारखाने में पैदा नहीं किए जाते जी। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के स्कूलों में पैदा किए जाते। जी बिल्कुल। भारत और हमारे देश की अगर विद्या की और एजुकेशन की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विदेशों में क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया जाता है जी। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ही किसी भी देश का बैकबोन होता है। क्योंकि जब प्राइमरी एजुकेशन मजबूत नहीं होगा तो फिर हाई स्कूल मजबूत नहीं होगा, +2 मजबूत नहीं होगा, कॉलेज मजबूत नहीं होगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है जी। और फॉरेन कंट्री में क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन में वहाँ पर कॉलेज के लोग अपने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के प्राइमरी टीचर ज्वाइन करते हैं। और भारत में क्या है कि प्राइमरी टीचर प्राइमरी की नौकरी छोड़ के उच्चतर स्तर पे जाना चाहता है। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा हमारे देश में खामियां है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को पटरी पर रखा जाएगा। हमारे देश में सारे चीज़ों पे और ख़ास करके झारखंड में हर चीज़ों पे बात रखी जाती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है एजुकेशन, मैं हर बार देखता हूँ कि जब भी रिजल्ट आते हैं तो बहुत चिंतन मनन होता है सरकार के तरफ से, जनता के तरफ से, कि इतने संसाधन होने के बावजूद भी क्या कारण है कि बेहतर रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। जी। एक बार मुझसे भी मीडिया पूछा कि सर इतने आप भी सुदूर इलाके के प्रभारी हैं, बताइए कि क्या कारण है कि इतने संसाधन होने के बावजूद भी बेहतर रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोला कि देखिए, सूखे पत्ते उसी पेड़ के होते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती। तो बोला लो कि मतलब, हम बोले कि मतलब ये है कि किसी भी राज्य के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो है सबसे मजबूत है, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाना सबसे टफ काम है और वहाँ जो चीज़ें मिल रही है बच्चों को वो चीज़ बेहतर नहीं मिल पा रहा है। आए दिन मीडिया में छपता है कि फलाने विद्यालय में पाया गया कि शिक्षक सोए हुए पाए गए। आए दिन मिलता है कि बच्चे बाहर बाउंड्री से बाहर खेल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मजबूत हमको वहाँ पे करना है। और मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो अगर हम हमारे राज्य की एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं उसको अगर देखें तो सबसे बड़ी तो यही बात है कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर खामियां ये हैं कि बेसिक कम्युनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। पर अगर हम आदिवासियों की अगर स्पेसिफिकली बात करें हमारे राज्य में, तो उनकी स्थिति जो है वो जो नॉर्मल जो हमारी जो लोगों की जो एजुकेशन है उससे भी बहुत कम है, महिलाओं और आदिवासियों की उससे भी कम है। तो उनकी क्या अलग समस्याएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आदिवासी समाज है ये पूरे भारत का बैकबोन है जी। और आज समझ रहे हैं आप कि जो हमारे देश के सभ्य समाज के लोग हैं उनके यहाँ भ्रूण हत्या लगातार बढ़ रही है। जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं जी। और हमारे यहाँ आदिवासी समाज में भ्रूण हत्या नहीं है। वहाँ पर
सेक्स रेशियो भी और लोगों के बनिस्बत बहुत बेहतर है। वहाँ बाल विवाह भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ भी नहीं है। सब कुछ आपके संभ्रांत वर्ग से बेहतर हालात वहाँ पे है। लेकिन एक चीज एजुकेशन के चलते वो लोग थोड़ा सा मुख्य धारा से कट जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जैसे टीचर जाके उसको बता रहे हैं कि आ से आम, वो समझ नहीं पा रहा है क्योंकि वो संथाली भाषा जान रहा है। उसको आम का उल मतलब आम, ठीक ना। और भी बहुत सारी भाषा का प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है उन लोगों के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसे शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाए जो कि उस भाषा भाषी के जानकार हो। मतलब मूल मुद्दा उनके साथ यही है क्योंकि मातृभाषा अलग है। तो अगर हम हिंदी और अंग्रेजी में उनको शिक्षा दे रहे हैं प्राइमरी, तो उनके लिए वो समझना बहुत मुश्किल है, टफ हो रहा है। ऐसे में आपने बहुत अच्छा काम किया है। पहाड़ी इलाकों में 3 साल तक आपने काम किया और कई उदाहरण आपके ही स्कूल से निकले जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो बच्चियां स्कूल नहीं भी आ रही थी, उन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन भी कंप्लीट की और पूरे राष्ट्र का भी नाम रोशन किया है। तो आपका जो प्रोसेस था काम करने का, वो जानना चाहिए। सबसे पहले बात ये कि जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया तो मैं देखा कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। जी। तो मैं सोचने लगा, चिंतन करने लगा। बहुत सारे लोग हमको मना भी कर रहे थे कि नवीन जी गोईठा में घी काहे ला सुखा रहा, मत प्रयास कीजिए। हम बोले कि नहीं, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है जीवन में जब भी आपको मति भ्रम की स्थिति हो तो एक बार ये जरूर सोचिए कि मैं जी किस लिए रहा हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ। जब इस धरती पे आया तो आखिर किस लिए जी रहा हूँ। और स्वर्ग कोई दूसरी परिभाषा नहीं होती है मैडम। स्वर्ग की यही परिभाषा है कि जिस फैकल्टी में आप हैं उसमें एक बेहतर रिजल्ट दीजिए, वही स्वर्ग है जी। तो मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं आत्ममंथन और चिंतन करना शुरू किया कि आखिर क्या बात है कि ये भी भारत का ही अंग है ना। जी जी। ये सुंदर पहाड़ी और गोड्डा और संथाल परगना भारत का ही अंग है। तो वहां पे बच्चे आखिर क्यों नहीं स्कूल आ रहे। 3 बजे स्कूल बंद होने के बाद मैं रोज गांव घूमना शुरू किया, आदिवासी समाज के बीच गांव गांव जाके घूमना शुरू किया। तो मैंने पाया कि मेजर प्रॉब्लम वहां पर क्या है, रोटी। अच्छा। और जहां रोटी गूंजती है वहां दुनिया की हर चीज फीकी नजर आती है। जहां रोटी मेजर प्रॉब्लम होगा वहां दुनिया में आपको एजुकेशन दिखाई नहीं देगा। जी जी। लेकिन मैं जब गार्जियन से मिला कि हम बोले कि आप बच्चे को क्यों नहीं स्कूल भेज रहे हैं, तो बोला कि जितना दिन में स्कूल भेजेंगे उतना दिन में बच्चा हमको कुछ कमा के देगा, खेतों में काम कर रहा है। तो वो लोग उसको मतलब बेकार की काम समझते थे, स्कूल भेजना बेकार की काम समझते थे, उतना उनका समय बर्बाद होता था। मैं उनको समझाया कि अगर एक बच्चा अगर आपका एक दिन में अगर 200 रुपया कमा रहा है तो 200 से 365 दिन का जीवन नहीं चल सकता जी। आप बच्चों को स्कूल भेजिए। और लगातार मैं प्रयास करते करते क्या किया कि एक लड़की मेरे यहाँ टॉप कर गई मैट्रिक में। मैंने क्या किया कि उसको मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसे जन जागरण करें, इस मुद्दा को व्यापक लेवल पर कैसे लेगा कि एक आदिवासी लड़की फर्स्ट की जी जी। तो मैंने क्या किया कि उस आदिवासी लड़की को उसके गांव जाके जनप्रतिनिधियों के बीच में और ग्रामीण जनता को बुला के उसको वहां पर एक छोटा मोटा टेबल और कुर्सी का स्टेज बनाए और उसको जाके वहां पर मेडल दिए ग्रामीण जनता के बीच में। और पूरा ढोल नगाड़ा बजा तो लोगों को लगा कि क्या हो रहा है। सबने पूछा कि क्या हो रहा है। मैं बोला कि आपकी बेटी टॉप की है मैट्रिक में, इसीलिए मैं इसको पुरस्कार दे, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पुरस्कार देने आया। तो ये जन जागरण उनके जब दिमाग में आया तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनको ये फील होने लगा कि काश कल मेरी भी बेटी होती तो गांव में ऐसा मजमा लगता जी। मतलब आपके काम करने का तरीका जो मैं समझ पा रही हूँ ये था कि एक तो अभिभावकों को जागरूक करना और दूसरा अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो उसको इतना अप्रिशिएट करना कि उससे और लोग मोटिवेट हो। आपने वन विभाग का भी सपोर्ट लिया था इस काम में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मतलब वन विभाग का लगातार सपोर्ट मेरा ये था कि मैं सोचा कि आखिर इन बच्चों को देने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो हम सोचे कि क्या ऐसी नई तरकीब निकाले जिनसे बच्चे बहुत उनको स्कूल में आए तो उनको प्राउड फील हो। जी जी। तो मैं वन विभाग के सहयोग से क्या किया कि जो बच्चे मेरे यहाँ टॉप करते थे उसके नाम से एक वृक्ष लगवा देते थे। अच्छा। और वृक्ष लगवा के और एक बड़ा सा शिलापट उस लड़की के नाम से लिखवा देते थे कि पुष्पा कुजूर मैट्रिक 2015 टॉपर। तो जब आती थी तो सबसे पहले वही देखती थी, उसके गांव के लिए भी लोग आते थे तो वही देखते, तो उनको प्राउड फील होता था, अरे मेरी बेटी के नाम से पेड़ लगा हुआ है, ठीक ना। तो उनको ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन वन विभाग के सहयोग से मैं वहां पे उसको
पूरा किया, और जो जो बच्चे टॉप करते गए उनके नाम से मैं वृक्ष, माने पर्यावरण भी संतुलन हो रहा है, बच्चा खुश भी हो रहा है कि मेरे नाम से वृक्ष लगा है, और एक पंथ 3-3 कार्य हो रहे थे। तो इस तरह से मैं बच्चों को बहुत मतलब आगे बढ़ाया कि तुम्हारे नाम से वृक्ष लगेगा। उसमें वन विभाग का सकारात्मक योगदान रहा। जी, कोई भी अच्छा काम हम जब करते हैं ना, तो वो जब हम कर रहे हैं और वो सक्सेस होता है तो वो भी एक मोटिवेशन होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई पुरस्कार मिलता है वो भी एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन होता है। इस काम को करते वक्त आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं? जैसे आपको हमारे चीफ मिनिस्टर से भी अवार्ड मिला है, तो क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये घटना मैं जहाँ पे पढ़ा रहा था वो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वो विद्यालय। वो बिल्कुल ही झारखंड का सबसे रिमोट इलाका है। और एक दिन एक मुझे और चिंतन हुआ कि जिस गोड्डा जिला में एक तरफ अडानी और एक तरफ ये एक और कंपनी है जिंदल, दो कंपनियां हैं जिस गोड्डा जिला में, और वहां पर एक सुंदर पहाड़ी भी। तो मुझे लगा कि ये इलाहाबाद का संगम है, एक तरफ गंगा और एक जमुना और उस तरफ एक सुंदर पहाड़ी, और ये दो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी होने के बावजूद यहाँ मुख्य धारा से मेरा आदिवासी समाज कटा हुआ है। ये मुझे बहुत कचोट रहा था। जो मैंने जितना भी प्रयास किया उस प्रयास के लेके कभी कभी मन बैठ जाता था, मन हौला हो जाता था। लोग कहते थे कि काहेला इतना प्रयास कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं जी। तो मुझे लगता था कभी, लेकिन जीवन में उसी समय लगा हमको गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में कि नहीं, कर्म अगर बेहतर ढंग से किया जाए तो देर सवेर आपको फल मिलेगा। उसको लेकर पिछले साल वहाँ के डीसी महोदय ने मुझे बेस्ट शिक्षक का अवार्ड 51,000 रुपये का और प्रशस्ति पत्र दिया था शिक्षा का अलग जगाने के लिए जी। जी। और भी कोई पुरस्कार मिला है आपको? जी, मतलब पिछला साल बिहार में भी 51,000 रुपये का उसी घटना को लेकर एक स्वयंसेवी संस्था ने 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया। फिर उत्तर प्रदेश में भी पुरस्कार मिला, फिर बिहार में भिखारी ठाकुर सम्मान मिला जी। अनेक पुरस्कार मुझे उस घटना को, और उस घटना से प्रभावित होकर बिहार के सरकार और बिहार की शिक्षक समुदाय अपने अपने क्षेत्रों में वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से लाने का अथक प्रयास लोग कर रहे हैं जी। जब हम एक बेहतर शिक्षा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सरकारी स्कूल में वो एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको अच्छा शिक्षा देना है तो प्राइवेट स्कूल ही एक ऑप्शन बचता है, बट आपका मानना ऐसा नहीं है। आप कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है वो हमारे पूरे देश की रीढ़ है, तो वो आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को? सबसे बड़ी बात मैडम मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ आपके मतलब इस दूरदर्शन के माध्यम से इस देश को मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ना प्राइवेट सेक्टर बेहतर ढंग से एजुकेशन दे पा रहा है और सरकारी सेक्टर प्राइवेट से बेहतर दे रहा है, लेकिन उसका ब्रांडिंग नहीं हो पा रहा है जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्टील के बर्तन नहीं है कि एक बार आप बीम बार साबुन मारिएगा और वो साफ हो जाएगा। वो पीतल का बर्तन है, और पीतल का बर्तन तभी साफ होता है जब उसको रगड़ना पड़ता है जी। जब तक आप उसको बढ़िया से रगड़िएगा नहीं उसमें चमक नहीं आएगा। प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो स्टील के बर्तन है, एक बार बीम मारिएगा और वो साफ हो जाएगा। लेकिन मेरे सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत सारी समस्या लेकर वो आपके विद्यालय में आता है। गरीबी, अशिक्षा, परिवार की रूढ़िवादिता, पूरा वातावरण पोल्यूटेड। उसके बाद वो बच्चा स्कूल जाता है, बहुत सारी ग्रंथियों से ग्रसित होता है, और वहां सर आपको अपने आप को आइकॉन रख के नहीं पढ़ाइएगा तो टूट जाता है। वहां पर उसको आपको बेहतर ढंग से पढ़ाना होगा। और ये जो मिथक हमारे आज समाज में है कि प्राइवेट स्कूल, तो मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल सेवा पूर्ति कर रहा है और बच्चों को खाना पूर्ति कर रहा है। प्राइवेट स्कूल ये जिम्मेवारी ले कि हम जब 5,000 फी ले रहे हैं तो ट्यूशन बच्चा नहीं करे, होम ट्यूशन काहे आप करवा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल जिम्मेवारी ले कि 5,000 जब हम फी ले रहे हैं तो होम ट्यूशन नहीं करना है, और उसी में बच्चा टॉप कर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमको किसी भी ब्रांडेड झारखंड के सरकारी स्कूल का प्रभारी बना के दिखाइए, और उस शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है अगर वो हमारे सामने, मेरी एजुकेशन व्यवस्था के सामने, सरकारी एजुकेशन व्यवस्था के सामने अगर वो लोग अपदस्थ ना हो गया तो जो कहें सो जी। जी। जो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षकों को कई बार अंदाज़ा भी नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। आपकी जो जर्नी रही है उसमें एक बहुत सक्सेस स्टोरी है लक्ष्मी कुमारी की, जिसको दिल्ली में भी नेशनल अवार्ड मिला है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका होती है स्टूडेंट्स के लाइफ में।
देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सदियों से सनातन परंपरा में भारत गुरु गंगा और गीता का देश रहा है। भारत जो है गुरु गंगा और गीता का देश रहा है। यहाँ पर गुरु को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया गया है। और चाणक्य एक ऐसे गुरु थे जो अपने समय में अखिल भारतीय पूरे पहली दफ़ा भारतवर्ष को एक चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का कोशिश किया था। जी। शिक्षक कभी भी एक साधारण मनुष्य नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे शिक्षकों को ये भ्रम हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा जानकार हूँ। लेकिन मैं बार बार शिक्षकों को यह चीज़ बताता हूँ कि आप कदापि भ्रम में न रहें। आपसे ज़्यादा टैलेंटेड आपके बच्चे होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो लोग बोलता है कैसे हम पीएचडी होल्डर हैं। हम बोले कैसे आप पीएचडी होल्डर हैं। जैसे ही आप 45 मिनट की क्लास लेते हैं और क्लास करके आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, बच्चे आपस में बात करना शुरू करते हैं, पढ़ाए नहीं, बहुत चाट रहे थे। आप बच्चों का रिजल्ट 1 साल में देते हैं कि कौन फर्स्ट है, और बच्चे टीचर का रिजल्ट 45 मिनट में जज करके बता देते हैं कि बढ़िया नहीं पढ़ाते। जी। तो आपसे ज्यादा बच्चे टैलेंटेड हैं। अब सोचिए कि आपको कैसे अपने आप को उनके बीच रखना है। एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, वो आपको अपना आइकॉन मानते हैं। कभी कभी बच्चे अपने परिवार से जाकर लड़ जाते हैं कि नहीं मम्मी सर बोले हैं इसलिए ये बात सही होना चाहिए। जी जी। तो इसलिए सोचिए कि आपको कैसे रखना है। इस देश में गुरु की वो महत्ता है कि विश्वामित्र रामचंद्र जी का शादी करवाने की बात हुई तो दशरथ से आज्ञा नहीं लेते, बिना उनके इन्फॉर्मेशन को उनको लेके चले जा रहे हैं जनकपुर धनुष यज्ञ में। जी। वो गुरु की महिमा थी। जब हम शुरुआत में जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हमारे राज्य में महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति है वो भी दयनीय है। और एक तरीके से हम देखते हैं कि महिलाओं को बस काम चलाओ ही शिक्षा दी जाती है। तो इस पर आपका क्या टेक है कि महिलाओं की शिक्षा पर कितना ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है मैम कि महिलाओं की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है। जी। महिलाएं अगर शिक्षित हो रही है तो कई एक घर को जागृत करेंगे। प्रेमचंद जी लिखे हुए हैं कि जिस घर में पढ़ी लिखी माँ हो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। जी। जिस घर में पढ़ी लिखी माँ हो वो घर स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। तो महिला शिक्षा सबसे बड़ी तो बात यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे देश में महिलाओं का जो शिक्षा है उसकी केवल ब्रांडिंग की जा रही है, वो भी मई और जून के महीने में। मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ कि मई और जून के समय में जब रिजल्ट आता है सीबीएसई का तो मीडिया के फ्रंट पेज पे छपता है कि सीबीएसई की छात्राओं ने फिर मारी छात्रों से बाजी। हाँ जी। मैं 15 सालों से ये देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं, ठीक ना। तो मुझे ये लगता है ये जो ब्रांडिंग किया जा रहा है, कभी नोएडा को आगे किया जा रहा है, कभी उस जिला को जो बिल्कुल ही पॉश जगह है भारत का, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं का जो एजुकेशन है बहुत ही पुअर कंडीशन में है और एक बहुत ही जन जागरण की जरूरत है। आज भी इतनी सामाजिक रूढ़िवादिता से हमारे देश की महिलाएं सफर कर रही हैं कि हर स्तर पे कहने के लिए आप बहुत डेटा प्रस्तुत कर दें कि खेल के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है, प्रशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन आज पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। कई एक महिलाएं मुखिया बन गई, प्रमुख बन गई, लेकिन जब एक वीडियो साहब मीटिंग करते हैं कि मुखिया जी के साथ आज मीटिंग है तो महिलाएं अपने प्रतिनिधित्व तो नहीं करके अपने पतिदेव को भेजती जी। तो फिर महिला सशक्तिकरण रहा कहां? आजादी बाद कितनी सशक्त हो पाई देश की महिलाएं? जी। अभी भी बहुत आंशिक प्रभाव है। जो ऋतु जायसवाल जैसी बिहार की एक महिला थी जो इतना अपना परफॉर्मेंस बढ़ाई कि वो लोकसभा का चुनाव तक लड़ी, महिला से होकर लोकसभा चुनाव तक जी। तो ये जो चीजें हैं अभी भी महिलाओं में नेतृत्व क्षमता जैसी चाहिए वो चीजें मुखर नहीं हो रही है। आज भी वो चरित्र बल के बोझ तले दबी हुई है। अरे ये करेंगे तो लोग ये न समझ जाए। सबसे ज्यादा इस देश में महिलाओं को अगर कोई चीज दबा के रखा है तो चरित्र। हर चीजों में उनका यही कि अरे ये करेंगे तो समाज क्या कहेगा। इस चीज से जब तक वो चक्रव्यूह नहीं भेदेंगी कभी विश्व लेवल पर ताल से ताल मिला के नहीं चल सकती और इन चीजों से उनको उभरना होगा, वो अभी तक नहीं उभर पाएंगे जी। आदिवासी शिक्षा को लेकर के जो आपका काम है उस पर आते हैं, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई? क्योंकि हर चीज़ जो भी बेहतर काम होती है कहीं ना कहीं एक पीछे उसका एक मोटिवेशन का स्टोरी रहता है कि या तो कुछ देखा या फिर, तो किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या सोच करके आपने इस काम की शुरुआत की थी?
शुरुआत हुई कि जब मैं गोड्डा में ज्वाइन किया जी। तो एक किराना दुकान पर मैं सामान खरीदने गया, तो दुकानदार ने हमसे पूछा कि नया आए हैं शहर में लग रहा है, बोले जी। तो मास्टर हैं, बोले जी। तो कहाँ ज्वाइनिंग हुआ? तो सुंदर पहाड़ी में। तो हा वहाँ तो मास्टर साहब लोग स्कूल जाते ही नहीं है जी। तो ये चीजें मुझे बहुत चुभा कि जिस ब्लॉक में मेरी ज्वाइनिंग होने जा रही है उसका मार्केट रेपुटेशन ये है। तो मैं इस दाग को धोने का प्रयास किया। मुझे इस बात का बड़ा मैडम मलाल है कि आज एक अदना सा व्यक्ति भी जो थोड़ा सा भी आर्थिक रूप से मजबूत है वो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजना चाहता, और भेजना भी चाहता है तो जैसे भी कोई संभ्रांत व्यक्ति उसके सामने बोलता है, पूछता है कि कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़ा मनहूस होकर बोलता है सर क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है, सरकारी स्कूल में भेजते जी। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर ये चीजें हैं तो हमारे जैसे शिक्षकों को लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। जी। शिक्षा को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं इस पर हमने चर्चा की, लेकिन इसका समाधान क्या है? अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना चाहें कि अगर आदिवासियों की शिक्षा को सुधारना है तो ये स्टेप्स करने चाहिए, तो वो क्या होगा? सबसे पहले आदिवासी बहुल इलाका में बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक उस रीजनल भाषा के होनी चाहिए। जी, जी। जैसे संथाली भाषा हो गई और भी जितनी भाषाएं हैं, उस भाषा के कम से कम प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मेरा ये कहना है, जो पहला से 8वां तक का विद्यालय है या पहला से 5वें तक का जो विद्यालय है, उसमें कम से कम जो रीजनल भाषा के शिक्षक हैं उनको उस रिमोट एरिया में उनके जो परिवेश के अनुसार जो बात कर सके, परिवेश के अनुसार जो कपड़ा पहन सके, उस टाइप के वातावरण में उनको रखना, और वैसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति वहाँ जरूरी है जी। सबसे पहला ये होना चाहिए। दूसरा ये बात है कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ऐसा नहीं है, आदिवासी बच्चे, लड़के और लड़कियां वर्तमान पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और जिनकी मतलब तुलना ही नहीं किया जा सकता है। इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, कभी कभी हम लोग उससे अपदस्थ हो जाते हैं उसकी टैलेंट को देख के। तो मुझे लगता है कि जब ये इतने कर सकते हैं तो इनको थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है जी। और बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारे राज्य के बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, और एक पंचायत लेवल पर एक हॉस्टल नुमा, छात्रावास नुमा एक ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहां उन बच्चों को ना रोटी का प्रॉब्लम हो, ना आवागमन का प्रॉब्लम हो, आने जाने का प्रॉब्लम हो, ना कपड़े की प्रॉब्लम हो, ना बरसात में छाते की प्रॉब्लम हो। इन सारी चीजों की दुविधाएं दूर हो तो एक बेहतर शिक्षा उनको मिल सकता है रिमोट इलाके में भी। जी। तो कई चीज़ें आपने बताई। एक तो ये है कि पहले तो उनकी मातृभाषा में शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। इसके अलावा जो बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो दिया जाए, छात्रावास दिया जाए, और पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए। सबसे जरूरी पेरेंट्स को मोटिवेट। जी। तो इन सारे स्टेप्स से ये जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो सकती है। कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एग्जाम्पल देख करके, लाइव एग्जाम्पल देख करके ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जैसे आपके बारे में जब मैं जानकारी इकट्ठा करी थी तब मैंने देखा था कि आपके कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो अगर उन एग्जाम्पल्स को भी आप बताना चाहें। जैसे मेरे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ भी थीं, भाला फेंकने में सब टॉप कर जाती थी। भाला फेंकने का कंपटीशन करवाते थे और अपने ही कंपटीशन करवाते थे, और तुरंत उन लोग को हाथे हाथ 100-100 रुपया का जो टॉप करती थी पुरस्कार देते थे। तो उस इलाके में 100 रुपया अगर किसी बच्चे को अगर हम पुरस्कार अपने पैकेट से भी दे रहे तो उन लोग को बहुत बड़ा ये घटना लगता था कि अरे सर ने हमको 100 रुपये का आज पुरस्कार दिया। अगला दिन वो लोग और गांव की लड़कियों को बुला के लाती थी लोग कि चलो आज भाला फेंकने चलना है। तो भाले फेंकने में भी वो लोग बेहतर परफॉर्मेंस करती थी लोग। फुटबॉल में भी हमारी बच्चियां इतनी आगे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मैं गांव हर लड़कियों के घूमा जाके तो मैं देखा कि मैं बच्चियों को बार बार पढ़ाता था। उस इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत सारी घटनाएं होती थी। अच्छा। जुलाई और अगस्त का महीना झारखंड के लिए बहुत ही बदनुमा महीना होता है। वो महीना होता है झारखंड के लिए जहां पर आदिवासी परिवारों में बारिश के चलते लोग काम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उन 2 महीनों में गरीबी कमर तोड़ के उनके घर में बैठ जाती है। जुलाई और अगस्त के महीने में। वैसे महीनों में भी मैंने देखा कि हम बच्चियों को छाता बांटे। वो बोलती काहे नहीं आ रही, डेंसिटी कम क्यों हुआ? तो सर छाता नहीं है, कैसे बिन क्या? तो सबको हमने छाता दिया और छाता के माध्यम से लोग रोज स्कूल आता था। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार बच्चियों को सिखाता था कि बच्चों तुम्हारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार की घटनाएं बहुत होती है, तो तुम लोग कम से कम एक मोबाइल नंबर हमेशा दिमाग में एकदम याद रखो। कब तुम्हारे साथ कब कोई अनहोनी घटना हो जाए, कम से कम याद रहेगा तो तुम कम से कम अपने आप को सेफ कर सकती हो। दूसरा मैंने ये बताया सारी बच्चियों को कि तुम लोग को
सबसे पहले बेटा कैरियर पर ध्यान देना, जी। विवाह बाद में पहले कैरियर। मेरी एक बच्ची जिसकी बाल विवाह हो रही थी, 8वें क्लास की बच्ची, मंडप से भाग के चली आई स्कूल जी। कि हम शादी नहीं करेंगे। तो कहा है, तो नवीन सर मना किए हैं, बोले हैं कि जब तक 18 साल उम्र नहीं होगा। तो मुझे बड़ा उस दिन फक्र हुआ कि मेरे पढ़ाई हुई बच्ची को अगर इतना जागरूकता दिमाग में आ गया ना कि हमको समाज से फाइट करना है। सबसे ज्यादा तो पढ़ाई का सबसे बड़ा मतलब क्या है, आप नई तरह से सोचना शुरू कीजिए। जी। पढ़ाई का सबसे बड़ा यही मतलब है। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं ना, वो छोटे छोटे सतत ऐसे ही प्रयासों से आते हैं। आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको यदि आप शिक्षा से लेकर के कुछ कहना चाहें या फिर आदिवासी शिक्षा को लेकर के स्पेशली कुछ कहना चाहें, तो वो क्या होगा? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत ही जल्दीबाजी हो गया महिला को देवी बनाने का और पुरुष को देवता बनाने का। जी। बड़ा जल्दीबाजी हुआ, पुरुष को भी इधर देवता बना दिया गया है, ठीक ना, और महिला को भी देवी बना दिया गया है। तो मेरा अपना ये इस देश के ग्रंथों, इस देश के ऋषि मुनि, इस देश के जो पूर्वजों हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि देवित्व और देवत्व ये तो आता, लेकिन उससे पहले जरूरी था कि पहले हम आदमियत ढंग से हो जाए, आदमी बढ़िया से बन जाए। जब आदमी हम बढ़िया से बन जाएंगे तो देवी भी बनने में देर नहीं होगा और देवत्व को भी प्राप्ति होने में देर नहीं होगी। और जब भी हमारे देश में कोई घटना होता है तो उसको जाति विशेष का रंग दे दिया जाता है, आदमियत की पीड़ा नहीं समझिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर चर्चा करते रहते हैं, जो कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फील्ड में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो किसी न किसी फील्ड में एक्सेल कर रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।